मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक। इस वीडियो क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं में निर्धारित पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने काम काज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार यह कहानी व्यंग प्रधान है। अब मैं इस कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थीं, वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नज़र आती थीं कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीर अखबारों में छपने लगी। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो अजायब घर में पहुंचा दी गई थी। किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो, यह कैसे हो सकता है? चिंता बढ़ी। मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में भी आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हामी भर दी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा कि इस लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सुन सब हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाओ कि यह लाट कब, कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया था। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी, पर कुछ पता नहीं चला। कुछ हुक्कामों की सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आ गई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ देश के घर में छिपी है। ज़रूरत खोजने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद
हताश लौटा, पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोद डाला, पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति तैश में आ गए। बोले, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति ने फटकार लगाई। तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त पर कहा कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए गए। मूर्तिकार ने सलाह दी, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर फिट हो जाए, ठीक हो जाए, उसे उतार लाया जाए। यह सुन कुछ खुशी लौटने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय सबकी नाकों की नाप ली। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहां तहां मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया और सब की नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे हुक्काम हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। बताइए अब क्या करूं। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थीं। जॉर्ज पंचम की लौट में को मल कर नहला रोगन कर तैयार कर दी गई थी। सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसमें एक कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुन सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर ताज़ा पानी डाला गया, जिससे जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लगाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद यह कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सभी अखबार में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बूथ पर
जिंदा नाक लगाई गई। उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो यह रहा जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का प्रतिपाद्य एवं सारांश। आज इतना ही। धन्यवाद।